जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द जीएस वर्ल्ड। दोस्तों, आज आपकी रीजनिंग मॉक टेस्ट की क्लास है और ये क्लास आपकी सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्लास आपकी सभी आगामी परीक्षाएं जैसे कि यूपी ट्रिपल एससी पेट, एसएससी की सभी परीक्षाएं, रेलवे ग्रुप डी, यूपी पुलिस और वो सभी परीक्षाएं जिनमें रीजनिंग पूछी जाती है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हमने रीजनिंग की कई सारी क्लासेस की हैं जिसमें हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। तो यदि आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप उसे एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। ये सभी क्लासेस, ये सभी क्वेश्चंस इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर से लिए जाते हैं, इसीलिए ये क्लास आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। तो दोस्तों, आज आपका पहला क्वेश्चन है स्टेटमेंट और कंक्लूजन का। मैंने आपको पहले भी बताया है कि स्टेटमेंट और कंक्लूजन के जो क्वेश्चन होते हैं रीजनिंग में, वो पेपर में एक ना एक क्वेश्चन तो जरूर ही पूछे जाते हैं और बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं और बहुत ही इजी होता है इन्हें करना। ठीक है, बस थोड़ी सी ट्रिक समझनी होती है, बहुत ही आसानी से ये सॉल्व हो जाते हैं। देखिए, हमें स्टेटमेंट को पढ़ना है, उसका मतलब समझना है, उसके हिसाब से एक डायग्राम बनाना है, फिर उस डायग्राम के हिसाब से कंक्लूजन को पढ़ते हुए अपना आंसर फाइंड करना है। ठीक है, पहले हम स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि कुछ बाघ चूहे हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, कुछ बाघ चूहे हैं। कुछ बाघ क्या है? चूहे हैं। एक मिनट, थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बनाते हैं, हम यहाँ से बनाते हैं। कुछ बाघ क्या है? चूहे हैं। ठीक है, कुछ बाघ चूहे हैं। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि सभी चूहे हाथी हैं। सभी चूहे क्या है? हाथी है। सभी चूहे हो गए हाथी। फिर उसके बाद अगला स्टेटमेंट कह रहा है कि सभी बाघ बिल्लियां हैं। हमने चूहों की बात कर ली, हाथी की बात कर ली, अब बाघ की बात करते हैं। सभी बाघ बिल्लियां हैं। ये देखिए, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं बिल्लियां। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट कुछ बाघ चूहे हैं, बिल्कुल चूहे हैं, सभी चूहे हाथी हैं, उसके बाद सभी बाघ बिल्लियां हैं। ये हमने बना लिया डायग्राम। अब हमें कंक्लूजन पढ़ना है और अपना आंसर फाइंड करना है। तो पहला कंक्लूजन ये कह रहा है कि कुछ बिल्लियां हाथी हैं। क्या बिल्लियां हाथी हैं? देखिए, ये गया हाथियों वाला सर्कल और ये गई बिल्लियों वाला सर्कल। तो यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट लग रहा है, नीचे भी लग रहा है, इस हिसाब से कुछ बिल्लियां हाथी है। ये कंक्लूजन बिल्कुल सही हो गया। दूसरा है कुछ हाथी बाघ हैं। ये देखिए, यहाँ पर है हाथी और यहाँ पर है बाघ। जब ये हमने हाथियों वाला सर्कल बनाया तो बाघ से होते हुए बनाया, तो ये देखिए, ये थोड़ा सा पार्ट लग रहा है, तो ये दूसरा कंक्लूजन भी सही हो गया। कुछ बिल्लियाँ, तीसरा कंक्लूजन कह रहा है कि कुछ बिल्लियाँ चूहे हैं। यहाँ पे हैं बिल्लियाँ, यहाँ पर हैं चूहे। जब हमने बिल्लियों वाला सर्कल बनाया तो चूहे वाले सर्कल से होते हुए बनाया, यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट लग रहा है, तो ये हो गया बिल्कुल सही। कुछ बिल्लियाँ क्या है? चूहे हैं। तो इस हिसाब से हमारा कंक्लूजन फर्स्ट, कंक्लूजन सेकेंड और कंक्लूजन थर्ड तीनों हो गए सही। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि ए का मान 1 है, एम का 13, आर का 18 तो मिशन का क्या होगा? ठीक है, देखिए यहाँ पर ए का मान क्या दिया है? 1, एम का मान क्या दिया है? 13, आर का मान क्या दिया है? 18। देखिए यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, मिशन क्या मान निकालने के लिए हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो हम ये ध्यान देंगे कि इन तीनों के नंबर लिए कैसे गए हैं। यहाँ पर कुछ नहीं किया गया है, सभी लेटर्स की प्लेस वैल्यू रख दी गई है। ठीक है, आपको प्लेस वैल्यू ध्यान होगी, आर की होती है 18, एम की होती है 13 और ए की होती है 1। तो हमें क्या करना है, मिशन में भी सभी लेटर्स की प्लेस वैल्यू एज इट इज उतार देनी है, बस हमारा आंसर आ जाएगा। तो एम की प्लेस वैल्यू कितनी है? 13, आई की होती है 9, एस की होती है 19, 2 बार लिखेंगे, आई की होती है 9, ओ की होती है 15 और एन की होती है 14। देख लेते हैं ये किस ऑप्शन में दिया है। तो आप ध्यान दीजिए, ऑप्शन नंबर 3 में, ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया है? 139 19199। देखिए 139 19199, फिर 15 14 लास्ट में। तो हमारा यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को स्थापित करेगी। यहाँ पे आपको एक सीरीज दी गई है। ठीक है, यहाँ पे एक श्रृंखला दी गई है और आपको बताना है कि श्रृंखला की अगली वैल्यू क्या होगी, अगला नंबर क्या होगा। तो पहले तो हम इनके बीच का रिलेशन देख लेते हैं। देखिए, जब भी आपको इस तरीके से श्रृंखला दी जाए, सीरीज़ दी जाए और ये बढ़ते क्रम में हो, मतलब पहले छोटा हो, फिर बड़ा हो, फिर बड़ा हो, फिर बड़ा हो, तो आपको सबसे पहले इनके बीच का डिफरेंस निकालना है कि डिफरेंस से कोई ट्रिक तो नहीं बन रही है। ठीक है, तो हम इनके बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो ये 5 आ जाएगा, इनके बीच का डिफरेंस 7 आ जाएगा, इनके बीच का डिफरेंस 9 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? +2 ऐड हो रहा है। इसके बाद इसके बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए? 11 होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे +2 ऐड होगा तब तो 11 आएगा, यानी कि
यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी उस वैल्यू के और 23 के बीच का डिफरेंस 11 होगा। तो यदि हम 23 और 11 को जोड़ दें तो हमारा 34 आ जाता है। तो 34 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको एक पैटर्न दिया गया है और आपको क्वेश्चन मार्क में क्या वैल्यू आएगी ये फाइंड करनी है। ठीक है, देखिए जब इस तरीके पैटर्न आते हैं तो यहाँ पे कोई भी ट्रिक लग सकती है, इनटू, मल्टीप्लिकेशन, माइनस, डिवाइड, कोई भी ट्रिक लग सकती है, स्क्वायर रूट सब लग सकता है। तो सबसे पहले हम कोशिश करते हैं प्लस करके अपना आंसर निकालने की। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 5, 9, 5, 3 और ये 135। ठीक है, उसके बाद है 5, 7, 4, 140। फिर उसके बाद है 5, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, ये फाइंड करना है। फिर 5 और ये 150। पहले हम क्या करेंगे, देखिए ये तीनों नीचे बड़ी संख्या, तो जाहिर सी बात है इन्हीं तीनों का प्लस माइनस इंटू डिवाइड करके ये संख्या लाई गई है। तो हम इनका प्लस करके देखेंगे, प्लस करने पर इतनी बड़ी संख्या नहीं आएगी। हम इनका आपस में मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो यदि हम 9 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 आएगा। 45 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 135 आएगा। देखिए मैंने आपको कहा था ना कि इनके बीच का ट्रिक पता करने के लिए सबसे पहले आपको प्लस करके यूज़ करना है। फिर उसके बाद प्लस से अगर आंसर ना आए तो इंटू करना है। तो यहाँ पे इंटू करते ही आंसर आ गया। 9 में 5 का इंटू करेंगे तो 45 आएगा। 45 में 3 का इंटू करेंगे तो 135 आएगा। इसी तरीके से 5, 7 इंटू 4 करेंगे तो कितना 7, 5 इंटू 7 करेंगे तो 35 आएगा। 35 इंटू 4 करेंगे तो 140 आ जाएगा। इस हिसाब से इन तीनों का मल्टीप्लाई 150 आना चाहिए। तो यदि हम 5 इंटू 5 करते हैं तो कितना आ रहा है? 25 आना है। अब 25 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें तो 150 आए? तो 25 में यदि हम 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी तरीके से संबंधित है जिस तरह से दूसरा पहले से है। ठीक है, देखिए यहाँ पर इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन है, वही रिलेशन आपका तीसरे वर्ड में बताना है। सबसे पहले हम इनका आपस में क्या रिलेशन है ये फाइंड कर लेते हैं, तभी हम अगला आंसर निकाल पाएंगे। देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि जब भी आप कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन करें या रीजनिंग में क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर रहे हैं तो आपको सभी लेटर्स की प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए और सभी लेटर के अपोजिट वैल्यू भी पता होनी चाहिए। जैसे ए की प्लेस वैल्यू होती है 1 और ए का अपोजिट लेटर होता है जेड। ठीक है, उसी तरीके से बी का अगर अपोजिट लेटर देखा जाए तो क्या हो जाएगा? बी का अपोजिट लेटर होता है वाई। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये ट्रिक नहीं यूज़ की गई है। मैं तो आपको बता रही हूँ कि कोडिंग डिकोडिंग में आपको ये दो चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं। अब देख लेते हैं फटाफट से इनके बीच में क्या ट्रिक है। तो यदि हम बी से +3 करें तो हमें ई मिलेगा, आई से -3 करें तो एफ मिलेगा, एल से +3 करें तो कितना मिलेगा? यहाँ पे ओ है, यहाँ पे गलती से सी लिख गया, यहाँ पे ओ है। एल से +3 करेंगे तो ओ मिलेगा और आर से -3 करेंगे तो ओ मिलेगा। कहने का मतलब है यहाँ पे +3 +-+3 +- की ट्रिक चल रही है। एक बार हमें 3 प्लस करना है और एक बार 3 माइनस करना है। यही ट्रिक हम अपने अगले वर्ड में लगाएंगे। देखिए सी से +3 करेंगे तो कितना आएगा? एफ़। जैसे ही हमारा एफ़ आया हम तुरंत आंसर टिक करके आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि देखिए इन चारों ऑप्शन में केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें स्टार्टिंग में एफ़ दिया है, लेकिन हम इसको आगे फिर भी सॉल्व कर लेते हैं। जे से -3 करेंगे तो जी आएगा, पी से +3 करेंगे तो एस आएगा, टी से -3 करेंगे तो क्यू आएगा। तो यहाँ से हमारा आंसर आ गया FGSQ। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी कूट भाषा में फॉरवर्ड को एक कोड वर्ड में चेंज किया गया, उसी तरीके से वाटर को भी चेंज किया गया है। आपको अगले वर्ड को चेंज करना है। देखिए जब इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं तो इसमें 2-3 ट्रिक ही यूज़ होती है। एक ट्रिक होगी तो या तो सभी की प्लेस वैल्यू लेके कुछ मल्टीप्लाई माइनस किया जाएगा, या तो क्वेश्चन में ही आंसर दिया होगा। कैसे? देखिए सबसे पहले मैं पहला वर्ड लिख लेती हूँ, फॉरवर्ड को किस में चेंज किया गया है? 1 2 3 4 5 3 6। फिर अगला वर्ड है वाटर को किस में चेंज किया गया है? 4 5 7 8 3। ठीक है, और हमें जो वर्ड निकालना है हम उसे लिख लेते हैं। देखिए आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमें यहाँ पे क्या चाहिए? RETARD, ये सभी लेटर्स चाहिए और ये लेटर आपको इन दो वर्ड में मिलेंगे। तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या हो गया? क्वेश्चन में ही मिल गया। हमें कोई ट्रिक लगाने की ज़रूरत नहीं, किसी की प्लेस वैल्यू लेने की ज़रूरत नहीं है, बस R का जो वैल्यू दिया है उसे उठा के यहाँ पे पुट कर देना है। R की वैल्यू है 3, फिर E की वैल्यू ले लेंगे 8, फिर T की वैल्यू क्या है? T की वैल्यू है 7, फिर A की वैल्यू क्या है? A की वैल्यू है 5,
फिर R की वैल्यू है 3 और D की वैल्यू है 6। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 387536। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या निकल गया है ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा 387536। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसा दूसरा पहले से है। यहाँ पे कागज और स्टेपलर के बीच में एक रिलेशन है, वही रिलेशन आपका कपड़े का अन्य वर्ड के साथ बताना है। देखिए स्टेपलर को क्या किया जाता है, कागज में स्टेपलर किया जाता है, मतलब कागज के समूह को स्टेपलर लगाया जाता है, कागज के समूह में स्टेपलर लगाया जाता है। कहने का मतलब है कि स्टेपलर का कार्य होता है कागज के समूह को संग्रहित करना, ठीक है। उसी तरीके से कपड़े के समूह को कौन संग्रहित करता है, हैंगर का कार्य क्या होता है, कपड़ों के समूह को संग्रहित करके रखना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हैंगर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको पैटर्न दिया गया है और तीसरे पैटर्न में क्वेश्चन मार्क की जगह क्या वैल्यू आएगी ये बताना है। पहले हम पहले पैटर्न को सॉल्व करते हैं कि इनके बीच में क्या रिलेशन है, किस तरीके से ये नंबर लिए गए हैं। फिर दूसरे पैटर्न को सॉल्व करने के बाद हम तीसरे पैटर्न को सॉल्व करेंगे। दोस्तों जब इस तरीके के क्वेश्चन आए बड़े बड़े तो डरने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा बड़ी ट्रिक इसमें यूज़ नहीं होती, बहुत ही सिंपल से ट्रिक यूज़ होती है। जब इस तरीके से वर्ड आपको दिए जाए तो आप कोशिश करिए कि जो सबसे अलग वर्ड दिख रहा है आपको, जैसे कि मिडिल का, उसे छोड़ के बाकी चारों को ऐड करके मल्टीप्लाई करके माइनस करके डिवाइड करके आंसर लाने की कोशिश करिए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन चारों वर्ड को जोड़ेंगे। यदि हम इन चारों वर्ड को जोड़ेंगे तो 8 4 हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 12 12 हो जाएगा 24, 24 + 2 हो जाएगा 26। यदि हम 26 में 2 का डिवाइड कर देते तो हमारा आंसर आ जाएगा 13। तो यहाँ पर क्या ट्रिक देखी गई, इन चारों नंबरों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारी बीच की वैल्यू आ जाएगी। यही ट्रिक हमें दूसरे पैटर्न में लगाना है। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ दूसरा पैटर्न क्या दिया है, यहाँ पे है 16, ये है 8, ये है 24 और ये है 4। इन सबको ऐड करेंगे तो 16 4 होता है 20 और 20 और 8 हो जाएगा 24 और 8 हो जाएगा 32। यहाँ पे हो जाएगा 52 में यदि 2 का डिवाइड करेंगे तो 3 2 आ जाएगा और 6 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या आंसर निकल गया है 26। सेम ट्रिक हमें तीसरे पैटर्न में यूज़ करनी है तो हमारा आंसर निकल आ जाएगा। तीसरे पैटर्न में यहाँ पे हमें वैल्यू निकालनी है, ये है 22, ये है 2, यहाँ पे वैल्यू दी गई है 22। देखिए इन सबको जोड़ेंगे तो क्या आएगा 14 2 16, 16 और 22 जोड़ेंगे तो आएगा 38। 38 में ऐसा क्या जोड़ा जाए कि जिसे 2 से डिवाइड करें तो 22 आ जाए। तो यदि हम 22 में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 44 आएगा। यानी कि 38 में हमें 44 चाहिए इसको ऐड करने के लिए, मतलब इसमें ऐसा क्या ऐड किया जाए कि 44 आ जाए। तो इसमें हम क्या ऐड करेंगे, इसमें हम ऐड करेंगे 6 ऐड करेंगे तो ये 44 आ जाएगा। 44 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 22 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या निकल के आया, ऑप्शन नंबर डी 6। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस तरह से दूसरा पहले से है। देखिए इनके बीच का एक रिलेशन है, इनके बीच में एक रिलेशन है EFGH का VUTS से एक रिलेशन है, वही रिलेशन हमें JKLM का निकालना है। दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था कि इस तरीके के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें आपको सभी की प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए और सभी लेटर्स के अपोजिट लेटर भी पता होने चाहिए। यहाँ पे वही ट्रिक यूज़ की गई है। जैसे A की प्लेस वैल्यू 1 होती है और A का अपोजिट लेटर Z होता है। देखिए EFGH को किस में चेंज किया गया है, VUTS में चेंज किया गया है। E का अपोजिट लेटर होता है V, F का अपोजिट लेटर होता है U, G का अपोजिट लेटर होता है T और H का अपोजिट लेटर होता है S। यहाँ पे अपोजिट लेटर की ट्रिक यूज़ की गई है तो हमें यही ट्रिक JKLM में यूज़ करना है, ठीक है। चलिए हम देख लेते हैं। चलिए देखते हैं इसका अपोजिट लेटर क्या होता है। तो J का अपोजिट लेटर होता है Q, फिर M का क्या होता है N होता है, K का होता है P, L का होता है O। तो यहाँ से हमारा क्या आंसर निकल के आया है OPQPON, क्या हो जाएगा QPON, जो कि है ऑप्शन नंबर सी में। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के समुच्चय के बीच के संबंध को अच्छे तरीके से दर्शाता है। यहाँ पे 3 शब्द दिए गए हैं आपको, इन 3 शब्द के बीच में क्या रिलेशन बनेगा वो बताना है। देखिए मैं वर्ष के लिए एक सर्कल बना देती हूँ, ये हो गया वर्ष, ठीक है। मुझे ये बताइए कि वर्ष के अंदर, एक मिनट ये सही नहीं बना है, दोबारा बना लेते हैं। ये हमने वर्ष के लिए एक सर्कल बना दिया, ठीक है। मुझे ये बताइए कि वर्ष के अंदर क्या माह आ जाएंगे, मंथ आ जाएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे।
क्योंकि एक वर्ष में 12 माह होते हैं, 12 मंथ होते हैं। और माह के अंदर दिन आ जाएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे, क्योंकि 30-31 दिन का एक महीना होता है। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि वर्ष के अंदर माह और माह के अंदर दिन आ जाएंगे। तो हमारा आंसर क्या निकल के आया? ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। चलिए, तो दोस्तों ये थी आज की आपकी रीजनिंग की मॉक टेस्ट की क्लास। उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अब मिलते हैं अगले क्लास में अगले नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए हमारा चैनल देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।